नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और हाजिर हूं सुबह की कुछ खास खबरों से। खबरों की शुरुआत करूं इससे पहले आज सुबह सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः देश को एक नया संदेश दे गए। तो आइए देखते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को पुनः क्या संदेश दिया। आप भी देखें। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ देशव्यापी लॉकडाउन को आज 9 दिन हो रहे हैं। इस दौरान आप सभी ने जिस प्रकार अनुशासन और सेवा भाव दोनों का परिचय दिया है, वो अभूतपूर्व है। शासन, प्रशासन और जनता जनार्दन ने मिलकर इस स्थिति को अच्छे ढंग से संभालने का भरपूर प्रयास किया है। आपने जिस प्रकार 22 मार्च रविवार के दिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हर किसी का धन्यवाद किया, वो भी आज सभी देशों के लिए एक मिसाल बन गया। आज कई देश इसको दोहरा रहे हैं। जनता कर्फ्यू हो, घंटी बजाने, थाली बजाने का कार्यक्रम हो, इन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय में देश को इसकी सामूहिक शक्ति का एहसास कराया। यह भाव प्रकट हुआ कि देश एक होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है। अब लॉकडाउन के समय में देश की आप सभी की ये सामूहिकता चरितार्थ होती नजर आ रही है। साथियों, आज जब देश के करोड़ों लोग घरों में हैं, तब किसी को भी लग सकता है कि वो अकेला क्या करेगा। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लड़ाई को वो अकेले कैसे लड़ पाएंगे। ये प्रश्न भी मन में आते होंगे कि कितने दिन ऐसे और काटने पड़ेंगे। साथियों, ये लॉकडाउन का समय जरूर है। हम अपने अपने घरों में जरूर हैं, लेकिन हम में से कोई अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति हर व्यक्ति के साथ है, हर व्यक्ति का संबल है। समय समय पर देशवासियों की इस सामूहिक शक्ति की विराटता, इसकी भव्यता और इसकी दिव्यता की अनुभूति करना आवश्यक है। साथियों, हमारे यहां माना जाता है कि जनता जनार्दन ईश्वर का ही रूप होती है। इसलिए जब देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो, तो ऐसी लड़ाई में बार बार जनता रूपी महाशक्ति का, विराट स्वरूप का साक्षात करते रहना चाहिए। ये साक्षात्कार हमें मनोबल देता है, लक्ष्य देता है और उसकी प्राप्ति के लिए ऊर्जा भी देता है। हमारा मार्ग
और अधिक स्पष्ट करता है। साथियों, कोरोना महामारी से फैले अंधकार के बीच हमें निरंतर प्रकाश की ओर जाना है। जो इस कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, हमारे गरीब भाई बहन, उन्हें कोरोना संकट से पैदा हुई निराशा से आशा की तरफ ले जाना है। इस कोरोना संकट से जो अंधकार और अनिश्चितता पैदा हुई है, उसे समाप्त करके हमें उजाले और निश्चितता की तरफ बढ़ना है। इस अंधकारमय कोरोना संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकाश के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है। और इसलिए इस संडे 5 अप्रैल को हम सबको मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है, उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है। इस 5 अप्रैल को हमें 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण करना है। 130 करोड़ देशवासियों के महासंकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा, जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं हैं। हम अकेले नहीं हैं। कोई भी अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासी एक ही संकल्प के साथ कृत संकल्प है। साथियों, मेरी एक और प्रार्थना है। इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है। अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है।
कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। इसलिए 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे कुछ पल अकेले बैठकर मां भारती का स्मरण कीजिए। 130 करोड़ देशवासियों के चेहरों की कल्पना कीजिए। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिकता, इस महाशक्ति का एहसास कीजिए। ये हमें संकट की इस घड़ी से लड़ने की ताकत देगा और जीतने का आत्मविश्वास भी। हमारे यहां कहा गया है, उत्साहो बलवान आर्य, न अस्ति उत्साह परम बलम, स उत्साहस्य लोकेषु न किंचित अपि दुर्लभम। यानी हमारे उत्साह, हमारी स्पिरिट से बढ़कर के दुनिया में कोई फोर्स नहीं होता है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इस ताकत से हासिल न कर पाए। आइए साथ आकर, साथ मिलकर कोरोना को हराएं, भारत को विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नए संदेश को देखा और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी देशवासी पीएम के इस संदेश का पूर्णतः अमल करेंगे। तो अब खबर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां अदृश्य महामारी से निपटने के अदृश्य उपाय बताए गए हैं। जी हां, यूपी के प्रयागराज जिले के कस्बा कोरांव के शहीद आर.के. तिवारी नगर के विद्वान शिक्षक अर्जुन सिंह ने देशवासियों को कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिनका यह सुझाव है कि कोरोना एक अदृश्य महामारी है, जिससे निपटने के लिए देशवासियों को उसी की नीति अर्थात अदृश्य होना पड़ेगा। अदृश्य होने का तात्पर्य सभी को अपने घर में ही रहना होगा। जैसा कि माना जाता है कि राक्षसी प्रवृत्ति से निपटने के लिए या लड़ने के लिए राक्षस की प्रवृत्तियां अपनाना होता है, ठीक उसी प्रकार अदृश्य शत्रु का सामना अदृश्य होकर के ही निपटना चाहिए। साथ ही साथ भारत सरकार एवं सभी राज्य सरकारों का भी सुझाव एवं प्रार्थना यही है कि देशवासियों से कि सभी लोग अपने अपने घरों में ही रहें, जिससे कोरोना की कड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान तक न पहुंच सके। अन्यथा फिर देश की ऐसी भयावह स्थिति बन जाएगी कि फिर संभाल पाना बड़ा मुश्किल होगा। देखिए कोरांव से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जिला प्रयागराज, थाना कोरांव अंतर्गत स्थित कोरांव कस्बा के अंबेडकर नगर, शहीद आर.के. तिवारी नगर में उपस्थित हुआ हूँ, जहाँ पर वरिष्ठ प्रवक्ता माननीय अर्जुन सिंह के पास पहुंचा हूं, जिनसे हम सरकार में यानी देश में जो महामारी फैली हुई है कोरोना की, लॉकडाउन चल रहा है, इस संबंध में हम इनसे जन संदेश से संबंधित जानकारी हासिल करना चाहेंगे कि जनता को क्या जन संदेश देना चाहते हैं। साथियों नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह कोरांव का मैं निवासी हूं। जैसा कि आपको परिचय दिया गया है, कोरोना के संदर्भ में जो कि एक वैश्विक महामारी है, यह किसी एक घर की, किसी एक कस्बे की, एक जिले की महामारी नहीं है, यह किसी एक देश की महामारी नहीं है, यह पूरे विश्व की महामारी है और पूरा विश्व,
पूरा राष्ट्र इसको समाप्त करने के लिए, इससे बचाव के लिए युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। मैं अपने क्षेत्रवासियों, अपने जिला, अपने प्रदेश और अपने देशवासियों से मैं अपील करता हूं कि आपकी लड़ाई एक अदृश्य शत्रु से है और उस अदृश्य शत्रु से जीतना है तो आपको भी अदृश्य होना पड़ेगा। अदृश्य होने का मतलब यह है कि आप अपने घरों में रहें, अपने घर में ही रह करके सफाई व्यवस्था के समस्त नियमों का पालन करते हुए 21 दिन तक आप अपने घर में रहें, जिससे कि कोरोना से लड़ा जा सके। साथ ही साथ मैं आपसे यह और भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने पास पड़ोस, अपने गांव, अपने क्षेत्र को समझाएं, बताएं कि वो भी अपने घरों में रहें। इसका सिर्फ एक ही बचाव है, इससे बचना है कि आप इससे अलग रहें, आप किसी के संपर्क में ना आएं और इस अदृश्य दुश्मन से आप अदृश्य होकर के ही लड़ सकते हैं। बस मेरा यही अगली खबर यूपी के बलिया जिले से है, जहां घर घर हो रही है कोरोना की जांच। जी हां, यूपी के बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के कोरोना वायरस के दौरान पूरे देश में लॉकडाउन है। वहीं पर बघुड़ी स्वास्थ्य विभाग की टीमों के द्वारा पूरे सिकंदरपुर तहसील के क्षेत्र के सारे गांव में घूम घूम कर जो लोग दूसरे जगह से व बाहर से आए हुए हैं उन सभी को सुझाव दिया जा रहा है और उन लोगों तथा अवगत कराया जा रहा है कि अपने अपने घर पर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और अपने आप को साफ सफाई के दायरे में रखें तथा सैनिटाइजर मास्क का उपयोग करें और लोगों से दूरी बनाएं। अगर किसी प्रकार की परेशानी हो तो डॉक्टर से जरूर मिलें और जांच कराएं। इस दौरान बच्चा राय एमओ और डॉक्टर देवानंद राय एमओ, सुपरवाइजर अंजनी कुमार, शशिलेश कुमार, पूनम राय, उषा वर्मा, श्री प्रकाश प्रधान, संजय कुमार, दुष्यंत राजभर आदि लोग मौजूद रहे। देखिए बलिया से धनंजय कुमार की रिपोर्ट। हमारा नाम डॉक्टर बच्चा राय, सर विधानसभा में यहाँ पर किस तरह कार्यक्रम का आयोजन किया गया और किस तरह का आयोजन चलाया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है आपके द्वारा? यहाँ पर जितने बाहर से लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन करने के बारे में बताया जा रहा है कि ये रोग क्या है जी और कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं। जी सर, देखा जाए तो चीन से कम महीनों लगभग होने जा रहा है सर। आज 21 दिन में 8वां दिन है, चूँकि 14 दिन बाकी है। प्रधानमंत्री जी जो व्यवस्था बना रहे हैं चूँकि भारत के लिए, इससे प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी का फरमान है कि तमाम व्यवस्थाएं दी जाए, शासन प्रशासन वही जा रही है। फिर भी 1251 आज का रिपोर्ट है जो बढ़ता जा रहा है। सर प्रदेशवासियों में क्षेत्रवासियों को किस तरह का संदेश दिया जागरूकता अभियान के लिए कि जागरूक हो जाए? ऐसा है कि जागरूकता ही बचाव है, इसका कोई इलाज नहीं है। दूरी बनाकर रहा जाए, कहीं पर भी जाया जाए दूरी बनाकर रहा जाए और हाथ को हमेशा धोया जाए। और अगर हाथ गंदा नहीं है तो सैनिटाइज़र का प्रयोग किया जाए। हम गांव में लोगों को बतला रहे हैं कि सैनिटाइज़र को किस तरह से बनाया जाता है और गर्म पानी में फिटकरी डालकर सैनिटाइज़र बना सकते हैं, गर्म पानी में डिटॉल सेवलॉन डालकर सैनिटाइज़र बना सकते हैं। ये जो इजीली अवेलेबल है। सर एक सवाल, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तो भी कुछ लोगों को कोरोना वायरस के बारे में पता नहीं है। सर उन लोग हम लोग किस तरह जागरूक करेंगे जो उनको पता नहीं कोरोना वायरस है क्या? नहीं तो हम तो बतला रहे हैं ना कि कोरोना वायरस क्या है। हम तो बतला रहे हैं कि वायरस जो है, जब वायरस या बैक्टीरिया जब भी मौसम चेंज होता है तो वायरस और बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं जी। तो उस समय में बचाव ही मुख्य चीज़ है। तो कोरोना और चीज़ का तो है
कि वो 7-8 दिन में इन्फ्लुएंजा हेन तेन का वायरस अगर है तो 7-8 दिन में ऐसे ही ठीक हो जाता है। गर्म पानी गार्गलिंग आदमी करता है, काले रंग का चाय पीता है जी। तो ऐसे ठीक हो जाता है। लेकिन ये वायरस नया तरह की वायरस है और इसको जो है इसका अभी कोई ना वैक्सीन निकला है और ना कोई ट्रीटमेंट निकला है। केवल डिस्टेंस मतलब दूरी बनाकर रहना और हाथ को साफ करना यही मेन चीज़ है इससे बचाव का। क्योंकि एकांतवास जो बाहर के लोग रहे हैं उन लोगों को क्वारंटाइन की व्यवस्था की जा रही है। कहने का मतलब है कि इस रोग का मेन चीज़ है कि जो श्वास नली में है वो सूजन हो जाता है। इसलिए श्वास नली में हमारे देश में इतना वेंटिलेटर नहीं है जी। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर जागरूक कर रहे हैं कि श्वास का एक्सरसाइज करें, गर्म पानी पिएं, सुबह शाम गार्गलिंग करें और काले रंग का चाय पिएं। सर, प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन जो किए हैं तो क्या इससे सब कितना सहमत है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये अगर नहीं होगा तो देश में महामारी फैल जाएगी जी। और इसको जब विकसित देश नहीं बचा पा रहे हैं तो हमारे यहाँ बहुत संसाधन नहीं है जी। इसलिए आवश्यक है कि हम लोग दूरी बनाकर रहें, हाथ साफ करें और नियमित रूप से गर्म पानी का सेवन करें, सुबह शाम गार्गलिंग करें और सांस का एक्सरसाइज करें। जी, धन्यवाद सर। एक लास्ट सवाल, चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लास्ट में क्या अपील करना चाहेंगे क्षेत्रवासियों से? क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहेंगे कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, इन्वायरमेंट में नहीं फैला है। इसलिए जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनसे आप लोग दूरी बना कर रहें और मैं प्रधान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग बाहर से आए हैं उनको किसी अन्य स्थान पर, इसलिए कि ये ग्रामीण इलाका है, हर आदमी के पास संसाधन नहीं है, इतना व्यवस्था नहीं है कई रूम हो, ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं। इसलिए इन लोगों को किसी स्कूल वगैरह में अलग से व्यवस्था किया जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था हो। धन्यवाद सर। कोरोना वायरस होने का लक्षण क्या है? हाँ, कोरोना वायरस होने का लक्षण है कि खांसी, सर्दी जुकाम और गले में दर्द, सांस लेने में परेशानी और बुखार, फीवर। एक बताएं। मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि संजय कुमार जी। तो सर, जो प्रधानमंत्री द्वारा जो कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन किया गया सर, उससे किस तरह आप देख रहे हैं? प्रधानमंत्री ने जो काम किया है जी, मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक बार इतना बड़ा कदम और इतना बड़ा सोच रखा जिससे हमारे देशवासियों को बहुत इस महामारी से जो है कि बचने का बहुत अच्छा जी, मौका मिला है। जी, नहीं तो शायद ये महामारी बहुत दूर तक फैल जाती। हिंदुस्तान के अंदर विकट परिस्थिति जैसे चीन और अमेरिका जैसे हालात है उस तरह से हम लोगों को भी झेलना पड़ता है। सर, आपकी ग्राम सभा में कोई दूर दराज से, कोई बाहर से आदमी आज के दौर में आए हुए हैं? ये आज के डेट में तो नहीं आए हैं, एक हफ्ता पहले 2-4 रोज पहले जो लोग भी आए हैं जी, डॉक्टर साहब के माध्यम से हमने पूरे गांव का दौरा कराया और जो लोग मिले उनको जो है कि सुझाव दिया गया, कोरोना के बारे में डॉक्टर साहब के माध्यम से बताया गया। जी। सर, कोई क्षेत्रवासियों के लिए आपकी तरफ कोई अपील, कोई संदेश हो तो बता दें। उस टाइप का तो कोई संदेश नहीं है। हम लोगों का मीटिंग डीएम महोदय और एसडीएम महोदय के बीच हुआ। जी, इसमें हम लोग को निर्देश किया गया है कि चिन्हित विद्यालय हम लोग को चिन्हित किया गया है जी, उसमें रखने के लिए हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा और रखेंगे भी। धन्यवाद। अगली खबर यूपी के जौनपुर जिले से आ रही है, जहां भारतीय समता समाज पार्टी का एक अपील आया है। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले के राम बच्चन प्रजापति जो प्रदेश प्रवक्ता भारतीय समता समाज पार्टी से हैं, उन्होंने अपने पार्टी की तरफ से सभी देशवासियों से अपील की है कि इस वैश्विक महामारी में 21 दिन के लॉकडाउन में आधे समय बीत गया है और आधे समय बीत जाएगा। सब्र रखें, अपने घरों से बाहर न निकलें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें, देश के प्रधानमंत्री की बातों को मानें,
खुद तो सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। देखें जौनपुर से लक्ष्मण चौधरी की रिपोर्ट। क्या संदेश देना चाह रहे हैं लोगों को? मैं रामचंद्र प्रजापति, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय समता समाज पार्टी की तरफ से सभी देशवासियों से निवेदन कर रहा हूं कि 21 दिन हुए इस लॉकडाउन का सहयोग करें और अपने घरों में रहें और देश को इस वैश्विक महामारी से बाहर लाने में सहयोग करें। देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया हर फैसला मानते हुए देश के हित के लिए काम करें, लोगों को घरों में रहने के लिए कहें, गरीब असहाय लोगों की सहायता करें। आपकी संस्था कहाँ कहाँ काम कर रही है? हमारी संस्था बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से इस समय काम कर रही है। कितने सदस्य हैं हमारे पार्टी में? इस समय मान के चलिए कि 250 से 300 सदस्य हैं और पार्टी काफ़ी तेज़ी से विस्तार कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सतीश चंद्र प्रजापति फौजी हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा affiliated CBSE board admission open for class LKG to 10th village and post पट्टा तहसील भोरांज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं पुनः यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां महिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यूपी के प्रयागराज जिले के हंडिया थाना क्षेत्र के महिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि प्रसवोत्तर केंद्र हंडिया PPC प्रयागराज जननी सुरक्षा के अंतर्गत मान्यता प्राप्त महिला अस्पताल है, जो मीडिया के द्वारा जब जांच पड़ताल किया गया तो वहां पता चला कि ना तो कोई सफाई कर्मचारी है और ना ही कोई जिम्मेदार डॉक्टर। अस्पताल में मरीजों के लिए बेड पर वहीं फटे पुराने गंदे कपड़े, शौचालय व वॉशरूम की स्थिति बेहद नाजुक है, गंदगी से भरा हुआ है। ऐसे में कोरोना जैसी महामारी का आना लाजमी है। वहीं सरकार के आदेशानुसार लोगों को मास्क वितरित करने के लिए आदेश दिए गए हैं, लेकिन अस्पतालों में खुद तो मास्क लगाते नहीं, लेकिन वहीं दर्जनों मास्क कूड़े में पड़े हैं। कूड़ेदान के लिए अस्पताल के एक स्टाफ से बात करने पर पता चला कि वहां कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। इसके विषय में हमने कई उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत किया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना कैसे होता है साकार। देखें हंडिया से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। पूछा मारते हो? मार्क्स आपको नहीं मिला है क्या? मार्क्स नहीं मिला है? फिर आई गया? फिर दूसरा नहीं मिला? क्यों नहीं दे? क्यों आया नहीं है क्या यहाँ पर? यहाँ पर आया नहीं क्या मार्क्स? खाना पीना मिलता है आपको यहाँ? खाना मिला है और पैसा वगैरह पैसा मिला था टाइम से? टाइम मिला है। आप लेटे थे यहाँ पे, आप यहाँ क्या करते हैं? हाँ, किस पोस्ट पे? आप किस पोस्ट? फार्मासिस्ट जी। अच्छा। आपको मार्क्स नहीं मिला है क्या? मास्क मेरे पास है। हाँ। मास्क खराब हो गया है। हाँ। मास्क मार्केट में मिल नहीं रहे हैं। हाँ। तो कैसे खरीदे हैं? जैसा कि हम देखे आप यहाँ पे लेटे हुए थे आराम से। हाँ, लेटे हैं, तबीयत में कुछ गड़बड़ है इसलिए लेटा था। अच्छा। हाँ। गंदगी का अंबार लगा हुआ। अरे उधर छोड़ा है यार, वीडियो। ये कौन सा अस्पताल है? ये महिला अस्पताल है। कहाँ है? हंडिया। ये हंडिया तहसील में पड़ता है। अस्पताल है। ये महिला अस्पताल है। यहाँ की शौचालय की व्यवस्था आप लोग देख लीजिए। ये महिला अस्पताल है, यहाँ की शौचालय की व्यवस्था देख लीजिए आप लोग। देखिए महिला शौचालय है, ये महिला शौचालय की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पूरे कबाड़ से भरा हुआ है, ये पूरे कबाड़ से भरा हुआ है। यहाँ शौचालय की व्यवस्थाएं देख लीजिए सब क्या है। साफ सफाई के नाम पे जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान, ये है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छता का प्रतीक तो आपको दिख ही रहा है। कितना स्वच्छता वो दिख ही रहा है। मैडम थोड़ा बाहर आएंगी? कोई जाए नहीं है। अच्छा, आओ प्रभा। आपका परिचय? डॉक्टर गीता गोस्वामी।
यहाँ कोई भी सफाई कर्मी नहीं है, इतना जान लीजिए, और इस समय कोई आ भी नहीं रहा है। वही तो देखने को मिला यहाँ, साफ सफाई के नाम पे कुछ नहीं है। सफाई कर्मी कोई है नहीं, तो आपने इसकी शिकायत की थी अपने उच्च अधिकारियों से? हाँ किए हैं, कब करी थी? बहुत बार कर चुके हैं। बहुत बार कर चुके हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला? बेड यहाँ की पे आपके कर्मचारियों में अभी जो बेड की कंडीशन है, इसके बारे में भी आपने कहीं कोई कंप्लेन वगैरह कुछ किया है? अब हम क्या बोले, बाकी स्टाफ तो है यहाँ पे। बाकी स्टाफ तो है, ठीक है मैम, लेकिन आपके स्टाफ के पास भी मास्क नहीं है, जबकि यहाँ पे हम दिखा दें आपको इतने मास्क बर्बाद हुए हैं इसका। और आपके स्टाफ बोले कि यहाँ पर मास्क नहीं मिल रहा है, यहाँ मास्क की बर्बादी हो रही है। मास्क नहीं है, पता नहीं कौन फेंका है हमसे। अरे पता नहीं, आप रहते हैं, आपको खुद ही नहीं पता कौन फेंका है। किसी और की है। ड्यूटी मॉर्निंग की है मैम, तो यहाँ का जिम्मेदार कौन है? यहाँ का जिम्मेदार कौन है? रहा है ना, ये तो सब सेंटर है। आपकी जिम्मेदारी आप अभी ले आप प्रेजेंट, आपकी जिम्मेदारी बनती है भाई। जब कोई स्टाफ ही नहीं किससे करवाए बताओ? नहीं स्टाफ दिख रहा है आपको, हम ही अकेले यहाँ दिख रहे हैं ना। चलिए धन्यवाद। अगली खबर यूपी के प्रयागराज जिले से ही है। संगम नगरी प्रयागराज में मदद की गुहार लगाने पहुंची है एक महिला। यूपी के संगम नगरी प्रयागराज में मदद की गुहार लगाने पीड़ित जुनैद व पीड़िता शाहनवाज पहुंचे हैं एसएसपी कार्यालय। मांगी मदद और लगाई सुरक्षा की गुहार। वहीं पीड़िता जुनैद ने मीडिया से बात करते हुए प्रशासन से मदद मांगी और मदद में कहा, मेरे छोटे भाई उस्मान गनी ने गदोपुर स्थित जमीन गाटा संख्या 296 में एक प्लाट लिया था तथा उसी प्लाट के बगल में नीलम पटेल ने भी एक प्लाट लिया था। नीलम पटेल ने इलाके पुलिस के सांठ गांठ करके एक रंजिश के तहत मेरे भाई उस्मान गनी को फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजवा दिया और मेरे भाई के प्लाट पर अवैध कब्जा कर लिया और निर्माण करवा रही है, जबकि मुझे उप जिलाधिकारी शोराव के न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त होने के बाद इलाके की पुलिस मदद नहीं कर रही है। मेरे भाई के प्लाट पर मिली भगत से अवैध निर्माण कराया जा रहा है और नीलम पटेल से अपनी जान को खतरा बताया और कहा कि मुझे भी फर्जी मुकदमे में फंसा सकती है। वहीं पीड़िता शाहीन ने कहा कि मेरे भाई राजू ने इनको प्लाट बेचा था और जो कि मेरे भाई प्रयागराज से बाहर हैं और हम अकेले हैं घर पर और नीलम पटेल द्वारा हमें भी धमकी दी जा रही है और सुरक्षा की मांग करते हुए एसएसपी ऑफिस पहुंचे और पुलिस को ज्ञापन सौंपा। आइए सुनते हैं क्या कहा पीड़िता ने। देखें प्रयागराज से मनोज सिंह की ये रिपोर्ट। कहां पे आए हैं और क्या गुहार लगाना हम एसएसपी के यहाँ इसलिए आए हैं कि हमारा भाई राजू से ज़मीन लिया था, बगल में नीलम पटेल का प्लाट है, उनका छोटा प्लाट है लेकिन वो कब्जा कर रही है अवैध। थाने गए, थाने में सुनवाई नहीं हो रही है, अवैध पैसा दे के कब्जा करवा रहे हैं सब लोग, इसलिए न्याय मांगने आए हैं। हाँ, नीलम पटेल हैं, उसमें गांव के आदमी मिले हैं, इसलिए हमको लोग को फंसाना चाहते हैं, इसलिए आए हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद जुनैद। ये आए हैं एसपीसी का सर, और क्या कहते हैं, हमारा भाई राजू ने उस्मान के हाथ ज़मीन बेचा है और हमारे भाई के लोग के लिए डर है, धमकी दिखाते हैं, घर बनवा रहे हैं, ज़मीन में मतलब लिंटर पड़ रही है, दीवार बन गई है और रोक करने के लिए जाते हैं तो जान की धमकी देते हैं, मारने के लिए कहते हैं, जान से मरवाने के लिए कहते हैं। हमको डर है, हमारे भाई लोग को तकलीफ है। कौन धमकी देता है? हमारे मोहल्ले वाले, हमारे रिश्तेदारों ने। क्या नाम है उनका? हाँ, नीलम पटेल ने। कौन धमकी देता है? नीलम पटेल। हाँ, इस समय बाहर हैं, हमारे तीनों भाई बाहर हैं इस समय। तो हम उनके राजू के बहन हैं। अच्छा, तो आप लोग को धमका देते हैं? धमका देते हैं, हाँ, धमकी आते हैं मारने के लिए। आपका नाम? शहनाज बानो। तो ये थी बुलेटिन की कुछ खास खबरें। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। कहीं मत जाइएगा क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नज़र। यदि आप चैनल को फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम या अन्य किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी भी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना, कार्यक्रम हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय रिपोर्टर से संपर्क करें। हम आपकी आवाज़ को बनाएंगे बुलंद आवाज़।